बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ा था और आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, लेट मी राइट कैलकुलेटिंग the potential from the field. Let me write के इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसकी मदद से? इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। अब पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है इसको डेल्टा V से लिखा जाता है, और हमने पढ़ा था कि इसका फार्मूला होता है W डिवाइडेड बाय Q। और अगर हम किसी चार्ज को बहुत दूर से मूव करके लाएं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से मूव करके लाएं, तो ये जो डेल्टा V है ये सिंपल V में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और बहुत दूर से इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर हम किसी चार्ज को मूव करके लेकर आते हैं तो फिर हमारे पास चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, या पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ साथ हमने लास्ट लेक्चर में यही भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय Q, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आप इंटरेस्टिंगली देख सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना हो या हमें इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना हो, दोनों सूरतों में यहाँ हमें वर्क की ज़रूरत होगी और चार्ज की ज़रूरत होगी, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत होगी और चार्ज की ज़रूरत होगी। ठीक है, आज के लेक्चर में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और हम V कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल, राइट। तो इसे हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में डेल्टा V बराबर है W माइनस W अपॉन Q, और W से मुराद हमारी यहाँ पर वर्क डन है। मतलब ये याद रखें कि W से मुराद हमारे यहाँ पर वर्क डन है। लिहाजा ये जो वर्क है, हमने पढ़ा है कि वर्क डन जो होता है ये होता है F डॉट D, और डेफिनेटली अगर इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी भी चेंज होगी तो वर्क चेंज हो जाएगा। लिहाजा अगर हम इसको ऐसे लिखें F इंटू डेल्टा D, यानी D में चेंज आएगा तो फिर वर्क में भी चेंज आएगा, बिकॉज वर्क जो है वो डिपेंड कर रहा है इन दोनों क्वांटिटीज़ पे। ठीक है, और अगर हम इस डेल्टा को डेरिवेटिव के साइन से रिप्लेस कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं dW इज इक्वल्स टू F डॉट, हमारे पास क्योंकि डेल्टा को डेरिवेटिव से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी इसको मैं D से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो इसलिए इस D को मैं S से लिख रहा हूँ। ठीक है जी, ds। याद रखें कि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम S भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है कन्फ्यूजन से बचने के लिए, तो हम इसको D को S से रिप्लेस कर रहे हैं, S इज़ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4, और इस इक्वेशन में हम एक रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आनी है। तो हमने पढ़ा था द फोर्स experienced by a test charge in an electric field is known as electric field intensity। ये हमने पीछे रिलेशन पढ़ा था। इस Q को अगर हम उस तरफ ले जाएं तो F बराबर होगा Q इंटू E, लिहाजा इस F की जगह हम लग सकते हैं QE। So if we put this in equation number 4, dW would be equals to
एफ की जगह, अच्छा टेस्ट चार्ज के लिए क्यू नॉट का सिंबल भी यूज़ होता है, ठीक है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्यू नॉट ई डॉट डी एस, सही है। तो जो डी डब्ल्यू है वो इसके बराबर आ गया। अब ये डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव का साइन अगर हमें ख़त्म करना हो तो हम इंटीग्रल ले लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट करें बोथ साइड, ठीक है, तो अगर हम बोथ साइड इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एक इंटीग्रल लेफ़्ट पर आएगा और एक इंटीग्रल राइट पर आएगा। दिस इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डॉट डी एस, ठीक है। अब हमारे पास ये इंटीग्रल इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हमारे पास W आ जाएगा इज इक्वल्स टू, आपको नज़र आ रहा है कि Q नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज है, चार्ज आमतौर पे कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q नॉट इंटीग्रल E डॉट डी एस, ठीक। डेफिनेटली जब हम वर्क करते हैं तो हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो जहाँ वो पहले था अगर उसको मैं कह दूँ I और जहाँ बाद में गया उसको कह दूँ F, तो फिर हम इंटीग्रल पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम I टू F। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब ये जो W हमारे पास आया है, इस W को हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, दिस इज डेल्टा V वुड बी इक्वल्स टू माइनस W, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास, याद रखें मैंने यहाँ Q नॉट लिया था चार्ज के लिए, तो फिर हमें यहाँ भी Q नॉट लेना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस W हमारे पास क्या है, Q नॉट इंटीग्रल I टू F E डॉट डी एस डिवाइडेड बाई Q नॉट, डिवाइडेड बाई Q नॉट। ये Q नॉट इस Q नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको हम, क्योंकि पॉइंट को, एक चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, तो शुरू में उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो वी आई होगा, बाद में जो होगा वो वी एफ होगा। लिहाजा इस डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल आई अप टू एफ ई डॉट डी एस। तो इस डेल्टा वी को हमने वी एफ माइनस वी आई कह दिया, जबकि हमारे पास Q नॉट से Q नॉट कट गया और ये पूरा इंटीग्रल हमारे पास एज इट इज़ इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब याद रखें कि अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को मूव करते हैं और मूव करते करते हम उसे एक ऐसे मकाम तक ले जाते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को मूव करें और उसको मूव करते हुए जो है वो, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया, अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को मूव करना स्टार्ट करें ऐसी जगह से जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो, ठीक है, और किसी और जगह ले जाएं जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कुछ वैल्यू हो, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम एक चार्ज पार्टिकल को बहुत दूर से ला रहे हैं, तो अगर बहुत दूर से लेकर आएंगे तो वहाँ बहुत दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, यानी इन्फिनिटी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी, ठीक है, और उसको हम बहुत दूर से लेकर आ रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। तो अगर हम ये कंडीशन इम्पोज करें तो आप देखिए कि हम वी एफ की जगह लिख सकते हैं वी माइनस वी आई की जगह हम लिख सकते हैं ज़ीरो, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल आई टू एफ ई डॉट डी एस, ठीक है, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल आई टू एफ ई डॉट डी एस। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन में अगर आप गौर कर सकें तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें क्या पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता हो, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से
जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये फार्मूला हमारे काम आएगा जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगी, डी एस से मुराद है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ऐसी सूरत में फिर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकेंगे। अब इसको मज़ीद बेहतर अंदाज से समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल करने जा रहे हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई दैट एग्ज़ाम्पल। और इस एग्ज़ाम्पल के लिए हम अपनी बुक के पेज नंबर 634 पर जाएंगे। 634 पर हमारी सैम्पल प्रॉब्लम है जो हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। दिस इज सैम्पल प्रॉब्लम ऑन पेज नंबर 634। I'm sorry, this is 634। इस सैम्पल प्रॉब्लम में हमें दो डायग्राम्स भी गिवन है और ये कह रहे हैं फिगर 24(5)A shows 2 points I and F in a uniform electric field E। तो इसमें कहा गया है कि हमें जो फिगर A है उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। मैं उसको यहाँ बता देता हूँ कि हमें इस तरह की डायग्राम गिवन है जिसमें इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस तरह शो की गई है। इलेक्ट्रिक लाइंस यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये बुक में गिवन है। और इस चार्ज पार्टिकल को इन्होंने कहा है Q0 और फिर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ लिखा है DS, ठीक है। यानी ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये जो लाइंस हैं ये शो कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये हमारी फिगर A है और इन्होंने इसमें 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। एक पॉइंट है I और दूसरा पॉइंट है F। एक है I और एक है F। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये D है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है ये D है। तो याद रखें ये पॉइंट I यहाँ पर है और F यहाँ पर है, मैंने इसको यहाँ शो किया, ठीक है। और हम चार्ज पार्टिकल को I से मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द F। ये हमारी फिगर A है। तो मैं दोबारा क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं फिगर A shows 2 points I and F in a uniform electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। द पॉइंट्स लाई ऑन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। ये 2 पॉइंट जो हैं ये इसी फील्ड के ऊपर है और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VF माइनस VI। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VF माइनस VI by moving a positive test charge Q0 from I to F along the path shown which is parallel to the field, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जी हम एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को I से F तक लेकर जा रहे हैं। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल में चेंज आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो चेंज कितना होगा, ठीक है जी। ये चेंज हमें फाइंड आउट करना है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो देखिए हमने जैसे कि अभी पीछे पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है VF माइनस VI इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल I to F E डॉट DS, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने वेक्टर्स की चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा, ठीक है। तो A डॉट B की जगह अगर E डॉट DS हो तो देखें इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं VF माइनस VI इज इक्वल्स टू इंटीग्रल
आई टू एफ ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस को हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। जैसे ए डॉट बी को, तो इस तरह ई डॉट डी एस को लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। अब अगर आप एंगल की बात करें तो ई और डी एस के दरमियान जो एंगल बन रहा है, आप देखें डी एस भी उसी डायरेक्शन में और ई भी उसी डायरेक्शन में। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये डी एस है और ई भी उसी डायरेक्शन में है, तो दो क्वांटिटीज़, दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो एंगल ज़ीरो होता है। सो हम यहाँ पर ज़ीरो रख सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई वुड बी इक्वल्स टू माइनस। इसके साथ साथ एक काम मैं और कर रहा हूँ, क्योंकि ये ई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जो होता है वो इंटीग्रल से बाहर चला जाता है, तो ये हो जाएगा ई इंटीग्रल आई अप टू एफ डी एस कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो 1 होता है, लिहाजा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस ई इंटीग्रल आई अप टू एफ डी एस, ठीक है। इस इंटीग्रल का मतलब क्या है, या यूँ कह लीजिए कि अगर ये इंटीग्रल आप इससे कैंसिल करेंगे तो जो एस होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल, लिमिट जब अप्लाई करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, तो फाइनल और इनिशियल के दरमियान जो डिफरेंस है डिस्टेंस का, उस डिस्टेंस को हमने क्या कहा है, डी कहा है। लिहाजा अगर इस को हम एवेल्युएट करेंगे, ठीक है, ये इस डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एस जो होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल, एस डिस्प्लेसमेंट है तो फाइनल माइनस इनिशियल जो है, फाइनल माइनस इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ से यहाँ तक, वो डिस्प्लेसमेंट हमारा डी था। लिहाजा इस पूरे को सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है जी। इसका मतलब है अब ये एक्सप्रेशन बनेगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल्स टू माइनस ई डी। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये फिगर ए की बात हो रही थी, ये हमारी फिगर ए थी। अब इसी तरह यहाँ पर हमें एक और फिगर भी गिवन है, फिगर बी, और फिगर बी के अंदर भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम फिगर बी, ये हमने यूँ कह लीजिए कि पार्ट ए सॉल्व किया इस प्रॉब्लम का। अब इस प्रॉब्लम का जो पार्ट बी है उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही है, कांस्टेंट ही है। मैं इसको लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और हमें फाइंड आउट करना है वी एफ माइनस वी आई। लेकिन जो डायग्राम है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। डायग्राम क्या है, हम ज़रा इसको देख लेते हैं जी। तो हमें इस तरह की डायग्राम गिवन है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस थी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल ये है आई, ठीक है, जैसे ये आई था, ये आई है। चार्ज को पहले इस डायरेक्शन में लेकर गए और इस पॉइंट को कहा गया है सी, और फिर चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर आए हैं और इस पॉइंट को कह रहे हैं एफ, यानी ये फाइनल हमारा जो है वो डेस्टिनेशन है। और साथ साथ ये एंगल हमें गिवन है, दिस एंगल इज़ 45, ठीक है। तो पहले चार्ज को ऐसे लेके गए आई से सी की तरफ, फिर सी से एफ की तरफ लाए, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान वो डिस्टेंस हमें गिवन है, आई और एफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। अगर आप देख सकें तो ये एक ट्राइंगल नुमा ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसमें ये वाला एंगल हमारे पास 90 है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, ठीक है। तो चार्ज को आई से सी तक लेके गए और फिर सी से एफ तक लेके गए, और हमें बताना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल से लेकर फाइनल तक। तो याद रखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ देखा, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास यही होगा, फॉर्मूला यही होगा वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, यही फॉर्मूला होगा, माइनस इंटेग्रल ई डॉट डी एस को मैं लिख रहा हूँ ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा आएगा। लेकिन हम चार्ज को लेके गए आई से सी की तरफ पहले, ठीक है, तो यहाँ लिमिट आएगी आई से सी, और थीटा जो है हमारा, आप अगर गौर कर सकें, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है,
और डी एस इस डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है। तो इन दोनों के दरमियान अगर आप एंगल देख सकें तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। ठीक है, फिर हम चार्ज को C से F तक लेकर आए हैं, तो हमारे पास जो लिमिट होगी वो C से F होगी, और ये होगा E ds cos। अब जो एंगल है हमारे पास वो 45 है। याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। अच्छा, अगर आप सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई करें तो अगर ये 45 है तो फिर ये वाला एंगल भी 45 होगा। इनफैक्ट ये वाला एंगल भी 45 होगा, क्योंकि टोटल होता है 90, तो 90 में से 45 निकाल दें तो बाकी जो बचेगा 45 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल भी 45 होगा। और ये जो लाइन आपको नीचे जाती हुई नज़र आ रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि मैं इसको यहाँ शो कर देता हूँ रेड से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि हम चार्ज को ऐसे लेके जा रहे हैं, ये डी एस है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ई और डी एस के दरमियान इस पाथ में जो एंगल बन रहा है वो 45 बन रहा है, इसलिए हम एंगल ले सकते हैं 45। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व करना है तो देखिए माइनस इंटीग्रल आई टू सी ई डी एस कॉस 90 ज़ीरो होता है, माइनस क्योंकि ई कांस्टेंट है तो हम बाहर ले जाते हैं, यहाँ भी हम बाहर लेके जा सकते थे लेकिन ये पूरा वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा। ई को अगर हम बाहर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल सी टू एफ और ई सॉरी इट्स ई बाहर चला गया हमारा, डी एस कॉस 45। ठीक है, ये याद रखें कि हमारे पास जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, cos 45 भी कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ले जाता हूँ। एक स्टेप पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर हम बात करते हैं डिस्टेंस की। ये पूरा हो जाएगा 0, ठीक है, e इंटू कॉस 45 इंटेग्रल c टू f ds। इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब है कि ये क्या चीज़ है, देखो अगर मैं इस d को इससे कैंसिल आउट कर दूंगा तो s आएगा f माइनस c, यानी C और F के दरमियान का डिस्टेंस हमें चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री अगर अप्लाई करें तो हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास, देखिए मैंने कहा अगर ये एंगल 45 है तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल भी 45 है। आप यूँ कह लीजिए कि अगर ये D है तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, D होगा, यानी मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये D होगा तो ये भी D होगा, लिहाजा मैं ये वाली ट्राइंगल ले रहा हूँ। इस ट्राइंगल में ठीक है, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये C है, ये F है, इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, ये एंगल 45 है। जबकि हमें ये वाला डिस्टेंस गिवन है और इस डिस्टेंस को कहा गया है ये है D, जिसमें मैंने बताया ये D है तो फिर ये भी D होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास D है और हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, इसको मैं कह रहता हूँ D फ्रॉम C टू F, DCF कह रहता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेस और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस। आई रिपीट, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस और जो बचेगी वो बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूस ये दोनों हमारे पास आते हैं कॉस के फॉर्मूले में। कॉस थीटा 45 है, ये बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस है D डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस है DCF। क्योंकि हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए इसलिए इसको हम वहाँ ले जाएंगे और 45 को यहाँ ले आएंगे, तो DCF बराबर होगा D डिवाइडेड बाय cos 45। लिहाजा जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो जो SF माइनस SC आएगा, जिसको हमने DCF कहा है, वो बराबर होगा D अपॉन cos 45। सो इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, D अपॉन cos 45 लिख सकते हैं। लिहाजा अगर हम D अपॉन cos 45 लिखेंगे, ठीक है, D अपॉन cos 45 लिखेंगे इस पूरे की जगह पर, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या होगा, लेट्स ट्राई दैट। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा VF माइनस VI इज इक्वल टू माइनस E cos 45 इंटू D अपॉन cos 45। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई और VF माइनस VI
इज़ अगेन इक्वल टू ई डी। याद रखें कि अगर हमें ई और डी की वैल्यूज़ पता होती, एग्जैक्ट वैल्यूज़ गिवन होती, तो हम यहाँ वैल्यूज़ रखकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एब्सोल्युटली कैलकुलेट भी कर सकते थे। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया और उसके बाद हमने इसकी एक सॉल्व एग्जांपल की। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्जेस, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।